आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं इस बुलेटिन का। रामबन केरा मोड़ के पास एक नई आल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों के नाम मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इकबाल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने नुमाइंदे रफीक खान का रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। जी रफीक, क्या खबर है इस सिमत में रामबन से? जी इमरान, ये जो गाड़ी आ रही थी ये रामबन से एक नई आल्टो कार जो मोहम्मद इकबाल जिसकी डेथ हो गई है, उन्होंने आज ही निकाली थी सर जी। और रास्ते में केला मोड़ पहुंचकर हादसे का शिकार हो गई सर। जी जी। ये जो मोहम्मद इकबाल है एक टेरिटरी आर्मी में एक आर्मी पर्सनल थे, 159 बटालियन के सर थे जी। जी ये असल में सर हादसे जो होते हैं, ये जो हमारा नेशनल हाईवे रामबन से बानीहाल के लिए बन रहा है, जिसका काफी काम चल रहा है सर। क्योंकि जो हादसे होते हैं काफी नैरो कंडीशन जो है इस वक्त नेशनल हाईवे की है सर जी। इस वजह से जो 2 गाड़ियां हैं पास नहीं हो रही है सर, जिसकी वजह से ऐसे हादसा अक्सर होते रहते हैं सर। जी, क्या ये कार आ कहां से रही थी? 3 लोग इसमें सवार थे। मतलब जो नए शोरूम रामबन से निकली थी, आज ही गाड़ी रामबन से चमलवास की तरफ जा रही थी सर। ये तीनों जो बंदे हैं चमलवास के रहने वाले हैं सर। नई गाड़ी नई शोरूम से निकली थी और बिल्कुल नई गाड़ी निकाली थी आज ही मोहम्मद इकबाल और सनाब अब्दुल गनी जो आर्मी पर्सनल है सर जी। और यह हादसे का शिकार हो गई। और ये क्या बैलेंस किसी चीज से टकरा करके गिरी है या फिर? नहीं सर, ऐसी बात है कि ये जो गाड़ी आ रही थी केला मोड़ पहुंचकर, क्योंकि मैंने पहले सर अर्ज की है कि जो नैरो कंडीशन जो रोड की है हमारी, जो 2 गाड़ियां पास नहीं हो रही, हो सकता है कि संतुलन बिगड़ गया होगा ड्राइवर का, तो इस वजह से जो नीचे खाई में जाकर गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। इसमें 3 लोग सवार थे। आपसे जानना चाहेंगे जो जख्मी हुआ है उसकी हालत फिलहाल कैसी है? ये जो जख्मी है सर मोहम्मद हनीफ सनाफ अब्दुल्ला, ये अभी रामबन हॉस्पिटल में थे और उनको अभी जो है कश्मीर की तरफ शिफ्ट किया गया सर। जी, काफी सीरियस हैं वो भी? जी सर, काफी सीरियस है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है और ये हाईवे रोड है, बावजूद इसके यहां पर 2 गाड़ियां भी ठीक से नहीं निकल पाती हैं। आज ही कार ली गई थी शोरूम से और नई कार लेकर के ये 3 लोग जा रहे थे, लेकिन अफसोस की कार हादसे का शिकार हो गई और 2 लोगों की जान चली गई। बेहद अफसोसनाक ये खबर जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें एक बार फिर इस खबर के बारे में, रामबन केला मोड़ के पास एक नई ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग खाई से बचाव, कर्मी बचाव और राहत दल के लोग लाशों को निकाल रहे हैं और ये कार खाई में जाकर के गिरी। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि संतुलन बिगड़ जाता है, तवाजुन बिगड़ जाता है, जिसके चलते इस तरह के हादसे पेश आते हैं। बहुत छोटी रोड है, सकरी रोड है और यहां से 2 गाड़ियों का साथ निकलना, अगर आजू बाजू से भी निकलना चाहें या क्रॉस होना चाहें तो भी काफी मुश्किल होती है। मरने वालों के नाम मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इकबाल बताए जा रहे हैं और एक जो सीरियस है एक शख्स, उसे कश्मीर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। इधर जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास तैनात पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और 1 पुलिस एहलकार जख्मी है। यह हमला आज सुबह करीब 4 बजे हुआ। हमले के बाद दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गोलीबारी भी हुई। हमले वाली जगह को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं अनंतनाग में भी दहशतगर्दों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम पर ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले में अभी तक किसी भी जवान के जख्मी होने की खबर नहीं है। ये इंसिडेंट आज सुबह करीब 3:30 बजे जो है वो गार्ड पोस्ट था न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ उस पर जो है हमला हुआ। संतरी जो है वी गॉट इंजर्ड और हमारे 2 लड़के जो गार्ड रूम में थे उनको जो है उस तरीके से उन पे फायर हुआ। दे आल्सो रिटेलिएटेड बट दे सफर्ड बुलेट इंजरीज और दे स्कम्ड। और दो हमारे इसमें जवान शहीद हुए हैं और 1 इंजर्ड है। ये मिलिटेंट्स ने किया है, मोस्ट प्रोबेबली जैश ए मोहम्मद इसमें इन्वॉल्व है।
हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि जो है डेड बॉडीज उठाने के लिए पुलिस या रेस्क्यू करने के लिए गई थी, उस पर जो है बहुत शदीद पथराव किया कुछ मिसक्रिएंट्स ने, और उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको कानूनी ज़ब्ते में लाएंगे। और रमजान के आखिरी चंद दिनों में दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा है। खुफिया जराये के मुताबिक रियासत में अमन और अमान बिगाड़ने के लिए दहशतगर्द मजहबी मकामात और फौज के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। तो खुफिया जराये के हवाले से यह खबर मिल रही है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अमन के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज ने सीज़फायर का ऐलान किया था। वादी में लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया था। लेकिन पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं को कश्मीर में अमन पसंद नहीं है, इसलिए दहशतगर्दी के आकाओं ने जन्नत को लहूलुहान करने के लिए दहशतगर्दी का प्लान 5 तैयार किया है। दो दिन पहले ही फौज ने कुपवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश करते 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया था। ऐसे में बौखलाए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को भी निशाना बनाने की साजिश कर रहे हैं। रमजान में सीज़फायर के फैसले के बाद गुज़िश्ता 20 दिनों में दहशतगर्दों ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ली है। साथ ही श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर 18 हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं। इसलिए वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। साथ ही सरकार वादी में व्हाट्सएप कॉल को भी बैन करने पर गौर कर रही है, क्योंकि हाल ही में गिरफ्तार जैश के एक दहशतगर्द ने इंकशाफ किया है कि 2016 में नगरोटा में फौज के कैंप में हुए दहशतगर्दाना हमले के वक्त दहशतगर्द व्हाट्सएप कॉल के जरिए सरहद पार से हिदायत ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रमजान के आखिरी चंद दिनों में दहशतगर्द तंजीमें जैश ए मोहम्मद, जिसमें शामिल है वो, एक बड़ा हमला रचने की साजिश कर रही है, एक बड़ा हमला करने की साजिश कर रही है। और लगातार जिस तरह से रमजान के इस पाक महीने की भी पासदारी नहीं की है मिलिटेंट तंजीमों ने, वो बताता है कि इनके हौसले किस तरह के हैं और इनके इरादे क्या हैं। तो कश्मीर में अमन अमान को बिगाड़ना इनका पहला एक तरह से इरादा है, इनकी पहली कोशिश रहती है। तो खुफिया जराये के हवाले से खबर मिली है कि रियासत के अमन अमान को बिगाड़ने के लिए ये मजहबी मकामात और फौज के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इस वक्त सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। क्या इत्तला दे रही हैं खुफिया एजेंसियां, सैयद तजम्मुल? देखें, जिस तरह से जराये ने इस बात की हालांकि अभी तक तस्दीक नहीं की है सरकारी तौर पर, लेकिन जो आसार और जो इंप्रेशन इस वक्त है उसमें यही है कि तकरीबन 350 जो मिलिटेंट है वो लॉन्चिंग पैड पे देखे गए थे, जिस बार जो अंदर की रसाई है उसमें कई रूट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिसमें केरन सेक्टर जो है वो कुछ दिन पहले वहां पर दरअंदाजी की कोशिश में कई एक मिलिटेंट जो है मार गिराए गए। लेकिन उसके बाद जो रिलीजियस प्लेसेस या मजहबी मकामात जो हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि शब कदर के ऐन मौके पर सुबह कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा में 2 पुलिस एहलकारों को नजदीक से फायर करके हिलाक किया गया। इस तरह का मंसूबा जो स्ट्रेटेजी जो है जो आउट हुई है, उसमें कई एक मिलिटेंट कमांडर जो है वो सरहद अबूर करने में कामयाब हुए। उसके बाद यहाँ के लोकल और नॉन लोकल मिलिटेंटों के साथ मिलकर कई जगहों पर रिलीजियस प्लेसेस पर हमला करने जा रहे हैं। इमरान, आपको याद होगा कि सेंट्रल कश्मीर के गौरीपोरा बडगाम में जब हथियार छीन लिए गए थे उस रिलीजियस प्लेस से, जो कि हिंदुओं की बहुत ही मुतबरक जगह मानी जाती है और काफी तारीखी पस मंजर उस मंदिर के साथ और विश्वास लोगों का जुड़ा हुआ, जब वहां से हथियार छीनने की कोशिश की गई उसके बाद कई एक जगह पर जो हथियार थे वो लेने
लेने में कामयाब हुए। और 4 दिन से हमने देखा कि 4 जगह पर जो हथियार लूटने की कोशिश की गई, नाकाम कर दी गई। लेकिन वहीं इस तरह की भी खबरें हैं कि कश्मीर घाटी में, खासकर सेंट्रल कश्मीर में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मिलिटेंट जो है बड़ा हमला करने की फिराक में है, जो कि दिफाई जराया, पुलिस जराया ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की, जो कि जराये के हवाले से खबर मिल रही है। इमरान, बिल्कुल। और अगर हम देखें इस पूरे महीने की बात भी देखें, सीज फायर का ऐलान किया गया, एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन मिलिटेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार अपनी हरकत को अंजाम देते रहे। इधर ईद के मौके पर या रमजान के आखिरी अशरे में इस तरह की हरकत करना सीधे उनकी मंशा को बताता है कि वो चाहते क्या है वादी में। वादी का सुकून खराब हो, लोग परेशान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की तो कोशिश है, साथ ही लोगों को भी परेशान करने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो सीज फायर का जो माहदा था, जो कि कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस तरह के कुछ आसार थे मैदान पर के, जहां मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इनकाउंटर चल रहा हो, वहां आम आदमी भी मुश्किलात से दो चार होता है, चाहे वो इक्तिसादी तौर, तालीमी तौर। आपको याद होगा कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट मारे जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल, हायर सेकेंडरीज वगैरह में दर्स व तदरीस का काम कई दिनों तक मुतासिर रहा। और पत्थरबाज या जो जिस जगह पर कॉलेज के बाहर हमने पथराव कभी जिंदगी में नहीं देखा, वहां पर भी हमने पथराव देखा। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए रियासती सरकार जो है साउथ कश्मीर में वो बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जो पार्लियामेंट निशस्त के लिए अभी तक नहीं करने में कामयाब हुए थे, एक अच्छा खैर सगाली जज्बे के तहत प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था, उसके बाद उसको इंडोर्स किया होम मिनिस्टर ने, और कश्मीर आकर उन्हें दावतनामे भी भेज दिए गए। जुबानी तौर पर कहा गया कि जो भी मसाइल हों वो टेबल पे आके हल किए जा सकते हैं। लेकिन मिलिटेंट आउटफिटर्स ने उसी वक्त, यूजेसी के चेयरमैन सैयद सलाउद्दीन ने उसी वक्त बयान जारी किया कि सीज फायर के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें कोई भी यू टर्न या तब्दीली वो लेने वाले नहीं है। रही बात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन कहा कि वो 6 नफरी कमेटी बनाएंगे जो रिपोर्ट देंगे कि क्या सीज फायर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्टर की तरफ से जो दावतनामे उन तक जुबानी तौर पर पहुंचाए गए हैं उन पर क्या किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्टेट की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और मरकज ने जिस तरह से, फेडरल हुकूमत ने जिस तरह से लगातार कोशिश की कि सीज फायर के इस कम से कम इज्जत एहतराम इस चीज का किया जाए, लेकिन मिलिटेंट और हुर्रियत की तरफ से इसका भरपूर बल्कि मनफी तरीके से जवाब मिला। जिसके बाद आज भी आपने देखा कि गुज़िश्ता शब, जब शब कदर की नमाज अदा करने के बाद और नवाफिल अदा करने के बाद शब के बाद वापस आ रहे थे, तो सुबह अल सादिक जब देखा कि 2 लोकल पुलिस वाले जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के टूर्स के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन टोज रही, काफी टाइम से वो छुट्टियां भी नहीं ले सके। लेकिन अब ईद के दिन वो घर जाने वाले थे, बच्चों से मिलने वाले थे, लेकिन जिस तरह से हिलाकतें हुई है बहुत ही माना खेज है। लेकिन फिर भी कल ही रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती से हमने ये सवाल भी पूछे थे, तो उन्होंने कहा कि एक नादिर मौका, एक खूबसूरत मौका है जो पहले दिनेश्वर शर्मा के तौर पर बिल्कुल, और इस मौके का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं ना ही मिलिटेंट तंजीमें, ना ही अलहदगी पसंद। शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। तो अनंतनाग में भी मिलिटेंट्स के ग्रेनेड अटैक का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक दहशतगर्द सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड फेंकने के बाद फरार हो जाता है। ये आपको बता दें कि दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया था, जिसमें कि 11 जवान जख्मी हो गए थे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेनेड फेंक करके ये फरार हो गए। सीआरपीएफ की पार्टी इनका निशाना थी। अनंतनाग से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश की गई। इसके लिए पुलवामा के जिला पुलिस लाइन में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गुलाम रसूल और गुलाम हसन को साथी पुलिस एहलकारों ने आखिरी सलामी दी। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर ने भी शहीदों को सलाम किया। आपको बता दें कि पुलवामा में मिलिटेंट घात लगाकर पुलिस फोर्स पर हमला कर रहे थे, जिसमें कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। हमले को अंजाम देकर मिलिटेंट्स मौके से भागने में कामयाब रहे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। उधर राफियाबाद के
वोतुलरा गांव में शहीद गुलाम हसन के घर पर मातम पसरा हुआ है। गुलाम हसन की शहादत की खबर मिलते ही इलाके में मातम पसर गया और कसीर तादाद में लोग शहीद के घर वालों के साथ गम में शरीक होने के लिए पहुंचे। मकामी लोगों की माने तो शहीद गुलाम हसन घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था। उसके घर में वालिदैन के साथ साथ 4 छोटे बच्चे भी हैं। कुनबे की हालत ठीक नहीं है। शहीद के वालिद माजूर हैं और पूरा घर गुलाम हसन की तनख्वाह पर ही चल रहा था। सर, अब इस घर में कोई आमदनी नहीं रही, क्योंकि ये घर का एक मतलब फरन था जो 10 आदमियों को चलाता था। कि इसका माँ बाप है, दोनों मतलब बूढ़े हो चुके हैं। बाप इसका हैंडीक्राफ्ट है, भाई भी हैंडीक्राफ्ट है। इसका घर भी ज़बरदस्त दुखी। हम सब गांव वाले इस वक्त दुखी। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब घरों से निकल के आए हैं इसी का ये सानिया देखने के लिए। क्या हुआ ये अचानक। हम करते हैं सलाम कि इसने ये शहादत पाई है, कि शहादत पाने के काबिल नहीं था। अभी ये जवान था, छोटा था। अभी उस उम्र में इसका सानिया हो, अभी बच्चे पढ़ रहे थे। आप गवर्नमेंट से हम इस्तिदा करते हैं कि इसके 3 बेटे हैं, इसके साथ इंसाफ किया जाए कि ताकि इसका गुजारा घर का इसके आगे चल सके। इधर पुलवामा हमले में शहीद पुलिस एहलकारों को उमर अब्दुल्ला ने खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि हत्यारे जहन्नुम की आग में जले और उनकी यही सजा है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला ने ट्वीट किया कि शब कदर की रात 2 पुलिस एहलकार मारे गए। इन पुलिस एहलकारों के हत्यारे एक ही चीज के हकदार हैं और वो है जहन्नुम की आग। उन्होंने लिखा है कि पुलिस एहलकारों के कुनबे के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। तो साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। इधर गांदरबल जिले के तुलामुला में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल को अपग्रेड करने के फैसले से तलबा और उनके गार्जियन ने खुशी का इजहार किया है। हाल ही में हाई स्कूल को अपग्रेड कर हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। स्कूल की इमारत और दूसरी जरूरी सहूलियात फराहम करने के लिए मकामी एमएलए इशफाक जब्बार ने अपने असेंबली फंड से 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि इस स्कूल को इलाके का सबसे पुराना स्कूल कहा जाता है। अपग्रेड होने से सबसे ज्यादा फायदा तालिबात को होगा, जिन्हें 10+2 के लिए अब दूसरे इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। तलबा और असातिज़ा ने स्कूल में आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी शोबों की तालीम फराहम करने की अपील की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। खास करके जब लड़कियाँ यहाँ से गांदरबल जाती हैं उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। इसीलिए जो सरकार ने ये कदम उठाया, हम सब उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे हाई सेकेंडरी बनाई है। कभी कभी क्या होता था कि लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती थी, उनको दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए और पेरेंट्स एलो नहीं करते थे, पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी ये चाहत है कि जितनी भी गर्ल्स अब हैं यहाँ पर जिन्होंने 10th क्लियर किया है वो तुलमुला हायर सेकेंडरी में आए और पढ़ें। दूसरे स्कूलों को भी अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें शोहामा का स्कूल है या शेर पथरी का स्कूल है या कुछ मिडिल स्कूल्स को भी हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वतलार है, हरन है, बाकुरा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इनको बहुत जल्द अपग्रेड करेंगे। और मैंने यहाँ डेवलपमेंट के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से 3 लाख रुपए इनको फ़िलहाल दिए ताकि ये स्कूल हमारा फंक्शनल हो जाए और आने जो सेशन है यहाँ से हम शुरू कर सके, जो नया ये सेशन है। उधमपुर के थनुआ इलाके में लोग पानी की कमी से परेशान हैं। पीने के पानी के लिए खवातीन रोजाना 3 किलोमीटर दूर जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 साल पहले ही गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक इन पाइपलाइंस के जरिए पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। लोगों की माने तो बच्चे और खवातीन जो कि पानी के लिए दूर तक का सफर तय करते हैं, उन्हें जंगल और कई खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां जंगली जानवरों के हमले का भी डर बना रहता है। हमारे गांव का नाम है अपर धनुआ। इधर पानी की बहुत समस्या है। पानी की जो भी एमएलए आता है वो यही बोलता है कि हम पानी दिलाएंगे। ये हम डेप्रेशन लेके पीएचई दफ्तर हम कितनी बार जा चुके हैं। धनुआ है और पूरे गांव में पानी नहीं है। यहाँ पे औरतों को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। करीब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और ये पानी आप ये देख रहे हैं, रास्ते में पानी है और यहाँ से हमने 3 किलोमीटर जाना है अभी पानी लेने के लिए।
जम्मू कश्मीर की बेटी अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा और रोज स्टेट कॉलेज की विजिटिंग प्रोफेसर नायला अली खान ने जी सलाम से खास बातचीत में कश्मीर के पत्थरबाजों को नसीहत दी है। क्या है वो नसीहत, आइए दिखाते हैं आपको इस बातचीत में। जम्मू कश्मीर के तालीमी और सियासी मैदान की हालत कैसी है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, सियासत कहां पहुंची, बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर नायला अली खान। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो उनके रिलेशन में भी हैं और जो उन्होंने बयान दिया है इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक ये कि ये लाहासिल अमल है जो कुछ किया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, यूथ हो, मिलिटेंसी हो, बाकी चीज़ें हों। दूसरा, सीएम कहती हैं कि जो कुछ मिलना है पीएम से मिलना है, जो कुछ मिलना है होम मिनिस्टर से मिलना है, इसी कंट्री से मिलना है। लेकिन फारूक साहब ने जो कहा, क्या माने कि हुर्रियत को अब नहीं बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए जो भी आगे डायलॉग हो? देखिए, अगर डायलॉग नहीं होगा, अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो सफ़र करने वाले हमारे जो आम लोग हैं, ख़ास तौर से नौजवान तबका है, सफ़र वो करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तालीमी इदारे सफ़र कर रहे हैं और जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं या बिज़नेस क्लास है और या जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत डिस्ट्रक्शन देखी है, बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स देखे हैं बातचीत न करने के, डायलॉग न करने के। कॉन्फ्लिक्ट जो है कश्मीर में है। इस वक्त अगर यहाँ हड़ताल होती है, अगर 1 महीना या 4 महीना तालीमी इदारे बंद रहते हैं, बिजनेसेस बंद रहती हैं, तो सफ़र करने वाले हमारे लोग हैं, हमारी कौम है। सफ़र करने वाले इसी से कनेक्टेड क्लब ही सवाल है जो कि होम मिनिस्टर ने भी बात में कहा कि शबीर अहमद शाह की बेटी ने JNK से CBSE में टॉप किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को तालीमी माहौल दे रहे हैं, बाकी बच्चों को पत्थर वगैरह थमाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? खैर, मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई बच्चा रियलाइज़ करता है, अगर किसी बच्चे को इस बात का एहसास होता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, कि उसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो सियासी मामलों में हो, इकनॉमिक मामलों में हो या सोशल मामलों में हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। शबीर अहमद शाह की बेटी ने बहुत अच्छा किया है अपने इम्तहान में। मेरे ख्याल से उस बच्ची को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, को हमें सराहना चाहिए और बाकी बच्चों को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, कॉम्प्रोमाइज़ न करें अपनी तालीम पे। मैम, वहीं आपने देखा कि अब आप कश्मीर में हैं, आप कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, बच्चों के पास, गांव देहात में आप जाते हैं, शहर में, इस साल बेशतर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बाकी जगह जो है प्रोटेस्ट हुए, हालात भी वैसे बने थे, काफ़ी कुछ डेड बॉडीज़, दर्जन्स, हाफ डजन्स, काफ़ी कुछ था। लेकिन बच्चों ने जो इस तरह से किया, काफ़ी अपीलें की गई, लेकिन बच्चों ने नहीं माना। कॉलेज स्कूलों में अपना वक्त, इसको कैसे आप कंपनसेट करेंगे बच्चों का? देखिए, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब रहे हैं। यहाँ बच्चों ने बहुत फ्रस्ट्रेशंस देखी हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ का माहौल इतना डिस्ट्रक्टिव है, ख़ास तौर से साइकोलॉजिकली, मेंटली हमारे बच्चों के लिए, कि हम उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकते। एक वक्त आया कि बच्चे इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे, उन्हें लगा कि हमें बाहर निकलना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। लेकिन मेरे ख़्याल से इस वक्त जो हमारे समाज में बुज़ुर्ग हैं, उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि प्रोटेस्ट वगैरह अपनी जगह ठीक है, सियासी इख्तलाफ सरकार के साथ भी ठीक है, उनका हक़ है और उनकी सियासी एस्पिरेशंस जो हैं हमारे नौजवानों की, वो सही हैं, वो लेजिटिमेट हैं। लेकिन उन सियासी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार इस वक्त ये देखती है कि हम तालीमी इदारों को कैसे इम्प्रूव करें, न सिर्फ इम्प्रूव करें बल्कि लोगों को आवाज़ उठाने का हक़ दें। और आवाज़ उठाना उन ड्रकोनियन लॉज के ख़िलाफ़ बिल्कुल जायज़ बात है, चाहे वो एफ्स्पा हो, चाहे वो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट हो। तो हुकूमत को ये भी देखना है कि वो कानून इस वक्त रिवाइज़ कैसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नायला अली खान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के क्या बल्कि किसी भी जगह देखें तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हालात कुछ भी हों, आप कोई भी जंग लड़ रहे हों, लेकिन जब आप अपने बच्चों को तालीम के नूर से दूर रखें, इस तरह की हड़ताल और पथराव के बाद जो बड़ा नुकसान हमें होगा वो हमें बच्चों की तालीम का ही ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। सियासी लीडरान ने सियासत करनी है, 6 साल के बाद मनफी और मुस्बत सौदे को बेचने की तैयारियां करनी है, खवाह कोई भी पार्टी हो। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने जी सलाम से खास बातचीत में सरकार से मसला कश्मीर के हल के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से राजनाथ सिंह के इस टूर को सम अप करते हैं कि लगातार जिस तरह से सीज फायर का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दिखाया, उसके बाद कश्मीर घाटी में आए, उसके बाद लोगों से बात की, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, यूथ कन्वेंशन से खिताब, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आए और जो सीज फायर का इन्होंने इनिशिएटिव किया, नॉन इनिशिएशन ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशन, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकली हमको एक रिलीफ मिला है, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल तरीके से डायलॉग और पीस चाहते हैं तो एक पीस प्रोसेस, एक कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन द ऑल स्टेक होल्डर्स शुरू करना पड़ेगा। मेरी साहब, एक सुनहरा मौका हमारे पास है। भले हम लाख इख्तिलाफात रखते हों कई जमातों से या इत्फाक भी करते हों, एक होम मिनिस्टर लेवल का आपको ऑफर आता है, डायलॉग कीजिएगा आप। देखिए, मेन स्ट्रीम जमातों का रूठना मनाना, अपोजिशन गवर्नमेंट, आपको मैं बोलूँगा गवर्नमेंट ने सफ़ेद कपड़ा बोला, आपने बोलना ये काला है, ये अपोजिशन चलती रहेगी, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन जो डायलॉग ऑफर हुर्रियत को किया, मुझे लगता है कि उसका वेलकम करने का स्कोप कहीं पे था। जिन हालात में इस वक्त हुर्रियत है, NIA, ऑपरेशन ऑल आउट, यूथ का इस वक्त मिलिटेंसी में जाना, मुझे लगता है इसका वेलकम होना चाहिए था हुर्रियत। नहीं, वेलकम तो सबसे ज़्यादा वेलकम हर एक ने किया, हमारी जमात ने किया। आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब तो पॉजिटिव रहे हैं। जब हमारी सरकार थी 2009 में, तो इन्होंने कितना नेगेटिव रोल प्ले किया। महबूबा जी तो बात बात पे निकलती थी और कहीं अबैया पहन के, तो कहीं मार्च निकाल के, तो कहीं शुपैया पहुंच के, तो मुश्किलात और बढ़ा देती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन कहाँ कर पाया? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, कहाँ पे कर रहे हैं अपोजिशन ने? हमने तो हर लिहाज पे हम तो पिछले साल जब यहाँ आग लगा दी इन लोगों ने, हमने पूरा डेलीगेशन लेके हम प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है, वहाँ भी गए, यहाँ भी मिले, यहाँ भी आल पार डेलीगेट, लेकिन सड़कों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखा। चाहे बिजली मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बाकी अब प्रेस नोट्स आने लगे, SSA को सैलरी रिलीज करो। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना अपोजिशन का रोल जो है कार्ड अच्छी तरह से खेला। देखिए, मजबूरी थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जहाँ आप लोगों को बेतहाशा मार रहे हैं, अंधाधुंध कत्ले आम चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी समझ है कि हम उन हालात में पानी और वो बिजली का मसला लेके, तो मुझे लगता है वो इर्रेलेवेंट था। लोग हम पे हंसते थे। हमने तो बिल्कुल उस वक्त बात की, हमने तो मोर्चे पे, हमारे MLA साहिबान ने असेंबली में इतना कलीदी रोल निभाया। हम लोग सड़कों पे निकले, हमने सरकार को कहा कि आप तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। वीर साहब, जो इंप्रेशन गवर्नमेंट में है ना इस वक्त, जो बाहर माहौल मुझे दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत का हिस्सा है। ऐसा स्ट्रिक्टनेस, जैसे आपने खुद कहा कि महबूबा जी सड़कों पर थी, कभी ड्रेस तब्दील करके, कभी शुपियन, वो चीज़ हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिजाज में नहीं है क्या? नहीं, यहाँ तो इन्होंने वो स्कोप ही नहीं रहने दिया। हमने वो स्कोप रखा था, अपोजिशन, मेन स्ट्रीम अपोजिशन के लिए यहाँ पे स्पेस था, इन्होंने कहाँ रहने दी। बुरहान, पोस्ट बुरहान के बाद आप मुझे बताइए कहीं पे इनके लोग बाहर निकल सके हों? तो इनके MLA अपने इलाकों में जा सकते हैं, आज भी नहीं जा सकते हैं, आज भी नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने कहाँ पे स्पेस छोड़ दी? इनकी इमैच्योरिटी की वजह से, ना तजुर्बाकारी की वजह से इन्होंने कोई स्पेस बाकी नहीं रखी कत्लगारत के सिवा। एक आखिरी सवाल होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान कि ये लोग तो ऑटोनॉमी नहीं दे सके, आज़ादी कहाँ देंगे, सेपरेट स्टेट कहाँ देंगे, इस बयान को आप कहाँ देखते हैं? क्या यूं ही जो भी अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, मेन स्ट्रीम हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं मिलना है? ये प्रैग्मेटिक बात की उन्होंने। ऑटोनॉमी का जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले दिन से 1953 से स्टैंड यही रहा। फारूक साहब ने इनको कई बार कहा, 2000 में कहा जब ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास। बशीर वीरी के मुताबिक सही फैसला और सही बात डॉक्टर अब्दुल्ला ने रखी। ताहम उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के कई एक फैसलों की तायीद की। हुक्मरान जमात PDP पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने गुज़श्ता 1 साल से उनकी स्पेस जो है, पॉलिटिकल स्पेस जो है, वो कम की है अपनी गलतियों की वजह से। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। इधर आवामी मसाइल और रोजाना की जिंदगी में पेश आने वाली परेशानियों की जानकारी लेने के लिए कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने एक नई पहल की है। पब्लिक कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के तहत गगलूसा पाइन इलाके में मुख्तलिफ महकमों ने, सरबराहों ने पब्लिक दरबार लगाकर के लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर की सदारत में मुनक्किद पब्लिक दरबार में CMO, एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, CF एंड
पीडी, मुख्तलिफ महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ साथ इलाके की बाअसर शख्सियात और सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ज्यादातर लोगों ने इलाके में बिजली और पानी सप्लाई, तिब्बी सहूलियात की कमी, सड़कों की मरम्मत और नाजायज कब्जों को लेकर शिकायत की। डीडीसी ने मुताल्लिक महकमों से तमाम शिकायतों को तरजीही बुनियाद पर दूर करने की हिदायत दी। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब इतनी तादाद में आए और ईद मुबारक एडवांस। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शुबाए कानून के तालिब इल्म और लॉ सोसाइटी के सदर शहरयार शफी राठर को विलियम मूट कोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाज से नवाजा गया है। शहरयार ने वियना में मुनक्किद मूट मुकाबले में 72वीं रैंक हासिल की है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 6000 लॉ स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। सीनियर आईएएस अफसर शाह फैसल और श्रीनगर के डेवलपमेंट कमिश्नर आबिद रशीद ने तौसीफी और तारीफी कलमात से शहरयार का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उसे एजाज से भी नवाजा गया। शहरयार की कामयाबी के पेश नजर शुबाए कानून ने वियना की तर्ज पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुल्क की सतह पर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन मुनक्किद कराने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान लॉ डिपार्टमेंट की तालीमी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग, मल्टीमीडिया रूम और इन चीजों ने डिपार्टमेंट की शक्ल और सूरत ही बदल दी है। पहली बार हमारे स्टूडेंट्स मिस्टर शहरयार खान के साथ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में, आर्बिट्रेशन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में गई। हम पहली बार हिस्ट्री में हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की हमारी टीम सेलेक्ट की गई और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल 72nd रैंक उनकी वहाँ थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है। हमारा इसके अलावा नेशनल लेवल पर प्रीमियर लीगल इंस्टीट्यूट से उनके साथ हमारे MOUs हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ऑफर्स हैं कि अपने स्टूडेंट्स को भेज दो। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छी अचीवमेंट की सिविल। हमने यहाँ पे 2015 से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है लॉ डिपार्टमेंट में। एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाल में ही हम वियना गए थे जिस कंपटीशन में हम जीते थे। तो काफ़ी बहुत बड़ा नाम रहा था कश्मीर यूनिवर्सिटी का वियना में, यूरोप में। वो कंपटीशन प्रेस्टिजियस था काफ़ी, सीविस विलियम्स मूट कोर्ट कंपटीशन। डी का जो है हमारी आसमा मैम उसकी चेयरपर्सन है। काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है हर शोबे में। आपने देखा नई बिल्डिंग बन रही है, स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम्स बन रहे हैं, पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ हमने यहाँ रखवाई है। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक लॉ स्टूडेंट को, जो एक एस्पिरेंट को 12th क्लास के बाद चाहिए होता है, वो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उनको प्रोवाइड करती है। अमीन बनिहाली और असीर किश्तवाड़ी के बाद आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे अदीब और मुसन्निफ से जिन्होंने गोजरी जबान की तरक्की और खासतौर से तजवीज़ के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। नाम है उनका जावेद राही। इल्मी और अदबी सफर की उनकी हर मंजिल गोजरी जबान की राह से ही होकर गुजरती है। जावेद राही अदबी ज़ौक़, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के इलाकाई अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। पुंछ के एक छोटे से गांव चंडक में पैदा हुए जावेद राही का तालीमी सफर पुंछ से होता हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी पर जाकर खत्म हुआ। अदबी माहौल में पले बढ़े जावेद राही के वालिद मल्टीलिंगुअल थे। इलाके की मारूफ जबानें मसलन पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू, इन सभी में उन्होंने शायरी की और वालिद की इसी रवायत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। देखिए, मैं लिखना शुरू किया मैंने क्योंकि मैं पुंछ में रहता था और मेरे वालिद साहब जो हैं वो गोजरी के और उर्दू के और पंजाबी के, पहाड़ी के अच्छे शायर हैं। तो उन्हीं की देखा देखी उनके साथ बहुत सारी जगहों पे जाता था और घर में किताबें लिटरेचर से मुतालिक थीं, अदब से मुतालिक थीं। फिर लिखना शुरू किया पुंछ कॉलेज में, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ से PhD की। फिर मैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस में रिसर्च असिस्टेंट लगा और फिर तरक्की पाकर अब मैं चीफ एडिटर हूँ गोजरी ज़ुबान का वहाँ पे। और मतलब इस दौरान जो सफ़र है इसमें नसर भी लिखी, नज़म भी लिखी और रिसर्च का काम ज़्यादातर किया।
जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी से वाबस्ता जावेद राही ने भी मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान तारीख और लिसानियात है। इनमें भी उनका फोकस पहाड़ी गुज्जर बकरवाल जबान पर ज्यादा है, जिसे आम इस्तिलाह में गोजरी कहा जाता है। उनकी ज्यादातर तसनीफ इन्हीं जबान में लिखी हुई है। इनका सबसे बड़ा कारनामा गोजरी हिंदी लुगत तैयार करना है। इस लिहाज से उन्हें गोजरी का कौमिल बुके भी कहा जाता है। इन्होंने गोजरी ग्रामर और कदीम गोजरी लुगत तरतीब कर इस जबान की अजीम खिदमत अंजाम दी है। इल्मी हलकों में इस डिक्शनरी को काफी पसंद किया गया है। गुज्जर बकरवाल कबीला है जिसपे मैं काम करता हूँ, उन लोगों के ऊपर रिसर्च करनी, क्योंकि आगे से पहले से किताबें मौजूद नहीं हैं कि उन किताबों को देख के कुछ मदद ली जा सके। इसमें सीधा इंसान जो है वो बात करता है उन लोगों से, खाना बदोशों से, जैसे जेवरात क्या हैं उनके, जैसे उन जड़ी बूटियाँ कौन सी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी क्या है, लोक अकायद क्या हैं। तो इनके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें मतलब कुछ इधर से मिली, कुछ इधर से, काफ़ी तगोदो के बाद मिलती हैं। गुज्जर बकरवालों पर लिखी इनकी किताबें आला पाए की कही जाती हैं। बकरवाल समाज के तारीखी, समाजी और लिसानी पस मंजर को समझने के लिए जावेद राही की किताबें बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। गोजरी लोकगीत, गुज्जर शिनाख्त का सफर, गुज्जर और गोजरी, जम्मू कश्मीर की कबायली जबानें उनकी मशहूर किताबें हैं। इनकी मेहनत और काविशों की रियासती और मुल्की सतह पर काफी पजीराई हुई है। मेरी किताबों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालयन गुज्जर्स है, मेरी हिंदी गोजरी डिक्शनरी है, फोकलोर डिक्शनरी है। उसके बाद मैंने कोई 350 के करीब किताबें एडिट की हैं और उसमें डिक्शनरी भी है, फर्स्ट एवर कंसाइज डिक्शनरी जो गोजरी में छपी है, जिसमें 70,000 लफ्ज़ हैं, वो भी मतलब मैंने बनाई है और मतलब मेरी सरबराही में बनी है और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं उन पे काम चल रहा है। तसनीफ और तालीम के साथ साथ जावेद राही कैमरे के साथ भी कमाल करते रहते हैं। गुज्जर समाज और गोजरी को मुतारिफ कराने के लिए उन्होंने कई शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं। पीर पंजाल की 7 नहरों पर बनाई गई फिल्म पीर पंजाल, 7 लेक और माली गुज्जर इनमें बेहद अहम है। देखिए, हमारा जो गुज्जर बकरवाल कबीला है इसने हमेशा ही जो है वो आपसी भाईचारे की बात की है, और क्योंकि ये जम्मू से शुरू होते हैं, जम्मू में डोगरे हैं, फिर पुंछ रजौरी में दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं, फिर कश्मीर में कश्मीरी हैं, तो गुरेज तक पहुंचते हैं जहां शीना बोलने वाले लोग हैं, लद्दाख तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये एक भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है कि हर एक के साथ इंटरेक्शन, हर एक के साथ उठना बैठना और उन लोगों के साथ, तो मेरे ख्याल में हमारे कबीले के लोगों में काफ़ी आपसी भाईचारे को फ़रोग देने के काफ़ी, और एक दूसरे की इज़्ज़त, मतलब हमारे लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं कश्मीरियों की, डोगरों की। जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत मुख्तलिफ कल्चर का मजमुआ है। एक ही वक्त में कई तहजीबों को अपने अंदर समोए हुए हैं। शायद यही वजह है कि इसकी बुनियाद काफ़ी मजबूत है, जिसकी जड़ें और शाखें वसी इलाके का अहाता किए हुए हैं। जावेद राही भी इन्हीं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। भदरवा के दिग्गी, कचहरी और छतरा पंचायत के लोगों में खुशी है।
और इसकी वजह है सालों के इंतजार के बाद इलाके में रोड का बनना। दरअसल लोगों की मांग के बाद साल 2009 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सेरी छतरा रोड को बनाने का काम शुरू हुआ। 6 किलोमीटर लंबी इस रोड को 18 महीने में बना लिया जाना था, लेकिन अफसोस कि इससे पहले फेस के काम को ही मुकम्मल करने में 3 साल का लंबा वक्त लग गया। उसके बाद साल 2012 में अचानक रोड बनाने का काम रोक दिया गया, लेकिन इस साल सरकार की कोशिशों के बाद लोगों को उम्मीद है कि रोड बनकर तैयार हो जाएगी। इधर 1 किलोमीटर की दूर में हमारा हार्डवेयर प्लांट लगा हुआ है। इधर पेवर है, ग्रेडर है, रोलर है। सेकंड स्टेज का हमारे पास पूरा सामान है। कोशिश करेंगे इस वर्किंग सीजन में। रोड कंप्लीट होने के बाद हमें फ़ायदे मिलेंगे। देखो हमारे स्कूल हैं, डिस्पेंसरियां हैं, मतलब कई गवर्नमेंट अदारे हैं, मुलाजिम आएंगे, आराम के साथ वो ड्यूटी पर आएंगे, घर वापस जाएंगे हैं। तो ऐसे दिक्कतें आती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी। तो इसके यही फ़ायदे हैं। कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ होता है, कोई होता है, उसको लेने की दिक्कत होती थी, कैसे ले जाना उसको है। तो अब गाड़ी चलेगी तो उसको गाड़ी में आराम के साथ हम ले सकते हैं। हम छतरा से आते हैं, रोज 1 घंटा आने में जाने में लगता है हमें। और हमारी जो रोड बनी तो थी, लेकिन पूरी क्लियर रोड नहीं थी, इसकी वजह से हमें रोज पैदल जाना पड़ता था। अब शायद उम्मीद है कि हम भी गाड़ी में जाएंगे जल्दी से जल्दी। हमें लग रहा है कि 8000 भी अच्छा आया, कंपनी भी अच्छी आई है। इस साल हमारी रोड बन जाएगी। आगे हमें बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इस साल अब अच्छा काम चल रहा है। 5-6 साल रुका रहा। हाँ, नुकसान बहुत होते थे, गाड़ी नहीं चला सकते थे, फिर ज़मीनों के नुकसान होते थे, पानी नहीं आता, ज़मीन में पानी जाता था। और रमज़ान मुबारक की 27वीं शब यानी कि लैलतुल क़द्र के मौके पर वादी कश्मीर के तमाम इलाकों में मसाजिदें ख़ासतौर से इबादत गुजारों से भरी रही हैं। कहीं कहीं शबीने का भी एहतमाम किया गया है। इनफरादी तौर पर लोग तहज्जुद और कुरान की तिलावत में मशगूल रहे। श्रीनगर में तारीखी जामा मस्जिद और हज़रत बल में हज़ारों लोगों ने नफिल नमाज की अदायगी की। लोगों ने रात भर जाग कर इबादतें की और अल्लाह के हुजूर में मग़फ़िरत और शफ़ाअत की दुआएं की। इस मौके पर लोगों ने मुल्क और रियासत में अमन और अमान की दुआएं मांगी। शब कद्र के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई गई। इधर पाकिस्तानी सीज फायर की खिलाफ वर्जी से लोगों की हिफाजत के लिए पुंछ और सरहद के दूसरे इलाकों में बंकर बनाने का काम जोर शोर से जारी। इसी सिलसिले में पुंछ के डीडीसी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस दौरान जिम्मेदारों ने डीडीसी को बंकर्स बनाने के काम का ब्यौरा दिया। बंकर बनाने के काम बालाकोट, मनकोट हवेली, मंडी और मेंढर के इलाकों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इलाके में 1320 निजी और 688 कम्युनिटी बंकर्स बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का जहां तक ताल्लुक है तो ज़िला पुंछ में 1320 इंडिविजुअल बंकर्स और 680 कम्युनिटी बंकर्स की तामीर के लिए सैंक्शन किया गया है और इस सिलसिले में टेंडर कर दिया गया है, टेंडर फ्लोट किया गया है और जैसे ही टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो बंकर्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। उससे पहले इस वक्त रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू एजेंसीज हैं, वो जो बंकर्स हैं, वो जो आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं, वो हैंड ओवर कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को और जब तक टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता तब तक ये हैंड ओवर टेक ओवर का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे सरहदी इलाके हैं, एलओसी के नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं। इधर मिशन संकल्प के तहत कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। बच्चों को मुफ्त तालीम देने की जिम्मेदारी करनाल के विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और मानव इंस्टीट्यूट को की जानिब से दी जाएगी। इस बात की जानकारी देने के लिए जगती टाउनशिप नगरोटा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान जम्मू के रिलीफ कमिश्नर ML रैना खासतौर पर मौजूद थे। इस दौरान मिशन संकल्प के तई लोगों को बेदार किया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि बच्चों को फ्री बेसिक एजुकेशन के अलावा कॉम्पिटिशन इम्तहानात की तैयारी भी करवाई जाएगी और इसके अलावा उनको रोजगार तक दिलाने की कोशिश की जाएगी। पतन में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और सीएमओ बारामूला की जानिब से मरकजी हुकूमत के मिशन इंद्रधनुष पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस दौरान मिशन के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही गई। मिशन के तहत लोगों को अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए आगे आने की अपील की गई है। SDH पटन में हमने ANMs को, आशाज को, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जितने भी डिपार्टमेंट है उनको हमने यहाँ बुलाया है और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं
ये जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली पूरे इंडिया में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है और उसमें J&K में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक कुपवारा और बारामूला। अभियान जो है हमारा चल रहा है यहाँ पर, हमने सबों को बुलाया, स्वराज अभियान जो यहाँ चल रहा है उसमें हमने सबों को बुलाया और आज हमने इनको समझाया है कि क्या क्या हमें करना है और कैसे हम अचीवमेंट करेंगे। हमारे पास 49 इंडिकेटर्स है, वो 49 इंडिकेटर्स हमें अप करने हैं। इंशाल्लाह हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं इस पर और भी काम करेंगे ताकि हम 100% अचीवमेंट हासिल करें। और इसके साथ हमने नया एक मिशन है जिसका नाम है इंद्रधनुष मिशन। बेसिकली ये 7 इंजेक्शंस है हमारे पास जो ड्रेडेड डिजीज 7 डिजीज़ है, जैसे BCG है, पोलियो है, हेपेटाइटिस और वगैरह जितने भी जो वैक्सीन है हमारे पास, ये हम दे देंगे। स्पेशल ड्राइव 16 जुलाई को हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर घर हर बच्चे को हम जितने भी ड्रॉप आउट्स है या लेफ्टर्स है उनको हम पिलाएंगे और 100% इंशाल्लाह हमारी अचीवमेंट होगी। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। आर्मी ने रियासत के तलबा के लिए कश्मीर सुपर 30 के कायम किया है और इसकी मदद से वादी के तलबा मेडिकल में अपना मुस्तकबिल बना सकेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट ने कहा कि मेरा भरोसा है कि बच्चे देश की खिदमत करेंगे क्योंकि 1 साल से हमारा नौजवानों को इंगेज करने और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का हदफ रहा है। आर्मी का ये सेंटर रियासत के तलबा को मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट की फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग फराहम कराएगा। चिनार कोर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम ये सुपर 30 मेडिकल के बच्चों को 1 साल के लिए ट्रेन करेंगे। ये हमारे वादी कश्मीर, जम्मू और कारगिल से आए हुए बच्चे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि उनको हम मदद कर सकें कि वो इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में अगले साल नीट क्लियर कर एडमिशन ले चुके। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे अच्छा कर आगे ज़िंदगी में आगे अच्छा करेंगे, स्टेट के लिए और देश के लिए नाम ऊपर करेंगे। इधर जम्मू से 25 किलोमीटर दूर बावा जीतो के तालाब में तकरीबन 700 मछलियां मरी पाई गई हैं। मकामी लोगों के पानी तो वाटर लेवल के कम होने की वजह से मछलियों की मौत हो रही है। लोगों ने फिश डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम लगाया कि मछलियों के लिए जरूरी पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, जिसके साथ ही उनकी देखभाल के लिए भी जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने जानकारी दी कि तकरीबन 2 साल पहले भी इसी तरह के एक वाकये में 3000 मछलियां मरी हुई पाई गई थी। तो ये था हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।